नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जीआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 19 का 60 नोट्स देखेंगे। यूनियन बजट के बारे में चैप्टर है। 60 नोट्स में हम बहुत ही ज़्यादा समराइज्ड वे में चर्चा करेंगे। टॉपिक सारे कवर होते हैं, बस केवल हम समरी डिस्कस करते हैं। तो यूनियन बजट क्या होता है, बजट का उद्देश्य क्या है, बजट के कंपोनेंट क्या क्या हैं, रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफिसिट क्या होता है, ये सारी बातें फ्रेंड्स हमें इस लेक्चर में करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम शुरू करें फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, मैं बस केवल काम की बातें करते हुए चला जाऊँगा। एनुअल बजट जो होता है किसी भी देश का फ्रेंड्स, उसे ही यूनियन बजट कहा जाता है। ओके, इसे कौन प्रेजेंट करता है? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया जाता है। पहले जो है 2016 तक जो है बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे फरवरी के पहले दिन, 1 फरवरी, जो भी पहला वर्किंग डे हो फरवरी का, उसमें प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ में 2017 में ही 2017 में 1 फरवरी से प्रेजेंट करना शुरू किया। साथ ही साथ 2017 में ही रेल बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ में। पहले रेल बजट रेल मंत्री प्रेजेंट करते थे, वो काम खत्म किया। यूनियन बजट में ही रेल बजट साथ के साथ ही प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, बजट के कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम देखें, बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला रिसिट यानी कि इनकम जिसे बोलते हैं, और दूसरा फ्रेंड्स होता है रिसिट एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। ठीक है, तो रिसिट होता है, एक्सपेंडिचर होता है। रिसिट भी फ्रेंड्स हमारी 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। रिसिट हमारी 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। जो रेवेन्यू रिसिट है फ्रेंड्स वो 2 तरीके की होती है। ये फर्दर 2 तरीके की होती है, टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो कैपिटल रिसिट है फ्रेंड्स वो भी 2 तरीके की है। कैपिटल रिसिट इज आल्सो 2 टाइप, नॉन डेट रिसिट और डेट रिसिट। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। एक्सपेंसेस भी 2 तरीके के होते हैं, दीज आर प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। ठीक है, तो सबके बारे में हमें चर्चा करनी है। मैंने डायग्राम दे दिया आपको। तो पहला रिसिट हो गई, यानी जिसे इनकम कहते हैं। 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिट यानी टैक्स से इनकम और नॉन टैक्स से इनकम। तो कैपिटल रिसिट होती है दूसरा टाइप, नॉन डेट रिसिट, बिना कर्जे की जो रिसिट मिल जाए यानी इनकम आए, और ये कर्जा लेकर के जो इनकम आए। ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक के बारे में। रेवेन्यू रिसिट में अगर बात करें, रेवेन्यू रिसिट इज वन दैट नाइदर रेजेज ए लायबिलिटी नॉर डिक्रीजेज एन एसेट सोर्सेस। मतलब कहने का कि अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिसिट वो रिसिट होती है जो कि ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ाती है और ना ही कोई एसेट को घटाती है, तो उसे रेवेन्यू रिसिट कहते हैं। 2 तरीके की होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। 2 तरीके की रिसिट होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जिसमें हम अर्निंग कर रहे हैं टैक्स के जरिए। ठीक है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो लोगों को करनी पड़ती है, कंपनियों को करनी पड़ती है, सरकार को। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कैसे निकलेगा? देयर आर 9 थिंग्स फ्रेंड्स, 9 चीज़ें हैं जिनको हम जोड़ेंगे। कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, अभी ख़त्म कर दिया गया है, जीएसटी, अदर टैक्स और ड्यूटीज़, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और टैक्सेस ऑन यूनियन टेरेटरी। सर्विस टैक्स खत्म हो गया है फ्रेंड्स, वेल्थ टैक्स खत्म हो गया है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन केवल पेट्रोलियम पर लगती है, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लगती है। पेट्रोल जो है जीएसटी के दायरे में अभी नहीं आता है, बाकी सभी जगहों पर ज़्यादातर इन्होंने जीएसटी इशू कर दी है। तो अगर ये 1 से लेकर के 9 फ्रेंड्स हम जोड़ दें टोटल मिलाकर के, जो अभी मौजूद हैं, जैसे वेल्थ टैक्स है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये सारा जोड़ें तो हमें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मिल जाएगा कि हमारे सरकार कितना जो है टैक्स से रेवेन्यू कमाती है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ग्रॉस टैक्स से रेवेन्यू ऐड करिए पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 9 तक, कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सब जोड़ करके। ठीक है, फिर देखते हैं एनसीसीडी क्या होता है। नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी ड्यूटी होता है। एनसीसीएफ क्या होता है? नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड होता है। यहाँ ड्यूटी होता है, डी फॉर ड्यूटी, एफ फॉर फंड होता है। ठीक है, और ये एनसीसीएफ जो है उसको एनडीआरएफ में मर्ज कर दिया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में इसे मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब आता है नेट टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा। तो जितना भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, तो जैसे आपकी नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी, मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है फ्रेंड्स 90,000 रुपये, तो नेट सैलरी आपको मिलती है
75,000 रुपये। तो बाकी के 15,000 कहाँ चले गए सर? वो डिडक्शंस होते हैं जो हमारी सैलरी से कट जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको नेट जो है टैक्स रेवेन्यू निकालना है, तो जो टोटल ग्रास रेवेन्यू हुआ है उसमें से NCCD जो स्टेट इसमें नेशनल क्लेमिटी कंटिजेंसी फंड में ट्रांसफ़र किया गया है वो घटा दीजिए, प्लस स्टेट का जो शेयर है रेवेन्यू में से वो घटा दीजिए, तो आपको नेट टैक्स रेवेन्यू भारत सरकार का मिल जाता है। जो राज्यों को हिस्सा देना है, कमाया तो सरकार ने लेकिन दे दिया तो बचा नहीं, ठीक है। तो नेट टैक्स रेवेन्यू के लिए ग्रास टैक्स रेवेन्यू में से हमें ये दो चीज़ें घटानी पड़ती हैं, NCCD NCCF से और स्टेट शेयर को घटा करके, तो हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू निकल आता है, ठीक है। तो हमने देखा था जो हमारी फ्रेंड्स रिसिट होती है ना, बजट में दो कंपोनेंट है, रिसिट और एक्सपेंडिचर। रिसिट दो तरीके की थी हमारी, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट में हमने देखा था टैक्स बेस्ड रिसिट जो अभी डिस्कस किया हमने। दूसरी कौन सी होती है? नॉन टैक्स बेस्ड रिसिट। तो उसी की बात कर रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द इनकम दैट इज अर्न फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस। टैक्स के अलावा जिन सोर्सेस से हम अर्न करेंगे, कमाई करेंगे लेकिन टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फ्रेंड्स उसे क्या बोल देते हैं? उसे नॉन टैक्स इनकम कह दिया जाता है। यहाँ उदाहरण है आपके सामने, जैसे हम कहाँ से कमा सकते हैं? इंटरेस्ट रिसिट। भारत सरकार ने कर्जा दिया है किसी को, बदले में जो इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड और प्रॉफिट्स, डिफरेंट हमारी कंपनियां चलती रहती हैं, NTPC है, PSUs है, बैंकों के प्रॉफिट हो गए, RBI का प्रॉफिट हो गया, या किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा उसके डिविडेंड्स वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकम का ही है। एक्सटर्नल ग्रांट, किसी सरकार ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने हमको दान दे दिया। नॉन टैक्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर कहीं का रह जाए तो यहाँ एडजस्ट करते हैं, और यूनियन टेरेटरी से जो कमाई हो रही है ये सारा मिला करके फ्रेंड्स हमारा टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू बन जाता है। अगर आपको टोटल रेवेन्यू में कितना मिला है वो जानना है, तो नेट टैक्स रेवेन्यू में टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड कर दीजिए, टैक्स रेवेन्यू में नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़ दीजिए, तो टोटल आपको कितना जो है रेवेन्यू मिला है वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगेन आगे बढ़ते हैं, तो बजट में रेवेन्यू रिसिट था, और रिसिट मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम दो तरीके की थी, रेवेन्यू वाली और कैपिटल वाली। रेवेन्यू वाली डिस्कस कर ली है, हम कैपिटल रिसिट की बात करने जा रहे हैं। द रिसिट दैट आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, ऐसी रिसिट, ऐसी कमाई जिससे हमें या तो लायबिलिटी हमारे सर पे चढ़ जाए या हमारा कोई एसेट जो है घट जाए, तो उसे फ्रेंड जो है कैपिटल रिसिट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिट बोलते हैं। ये दो तरीके की होती है, नॉन डेट रिसिट और डेट रिसिट। यानी कि डेट रिसिट मतलब कर्जा लेना, सीधे सीधे किसी से कर्जा लिया तब पैसे आए, और नॉन डेट रिसिट बिना कर्जे के पैसे आ गए, ओके। तो ये कैपिटल रिसिट होती है। ध्यान रखिए, कैपिटल रिसिट ऐसी होती है जिसकी वजह से या तो लायबिलिटी यानी हमारे सर पे बोझ बढ़ता है, और या तो कोई एसेट है जो घट जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉन डेट रिसिट देखिए, बिना कर्जे के क्या पैसा आ सकता है सरकार के पास? तो नॉन डेट रिसिट आर पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट दैट डू नॉट जनरेट एडिशनल लायबिलिटी। इनकी वजह से एडिशनल लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, यानी हमारे ऊपर बोझ नहीं बढ़ता, इसलिए नॉन डेट कहते हैं, कर्जा नहीं है। जैसे लोन्स और एडवांसेस, लोन दे रखा है सरकार ने और उसकी रिकवरी करवा ली, उसमें पैसे आ गए, तो कमाई हो गई एक तरीके की, लेकिन हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? मान लो सरकार डिसाइड करती है कि जो है IDBI बैंक में हम 30% हिस्सेदारी बेच देंगे, तो 30% हिस्सेदारी बेच देंगे तो एसेट तो घट जाएगा 30% सरकार का, बदले में मान लो उसे 6,000 करोड़ रुपए मिल गए। तो ये क्या किया सरकार ने? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कोई पार्ट बेच दिया अपना, और अगर कोई पार्ट बेचेगा, कुछ हिस्सा बेचेगा, तो बदले में एसेट घटता है, तो या तो लायबिलिटी बढ़नी चाहिए या एसेट घटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट रिसिट हो गई। फिर आगे देखते हैं, तो हमने ये देखा कि जो हमारी रिसिट होती है, इनकम होती है, दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट दो तरीके की होती हैं, कौन सी फ्रेंड्स? रेवेन्यू रिसिट होती है हमारी टैक्स बेस्ड और नॉन टैक्स बेस्ड। उसी तरीके से कैपिटल रिसिट दो तरीके की होती है, नॉन डेट बेस्ड और डेट बेस्ड। नॉन डेट बेस्ड में हमने देखा लोन की रिकवरी वगैरह करना या डिसइन्वेस्टमेंट रिसिट होगी, और डेट रिसिट यानी कि कर्जा लेना। डेट रिसिट ये तरीके हैं जिनसे हम कर्जा ले सकते हैं। तो डेट रिसिट रेफर टू द मनी बारोड बाय एन एंटिटी थ्रू लोन्स और बॉन्ड्स इशूड। भारत सरकार क्या करती है? लोन लेती है, चाहे वो बॉन्ड इशू करके या किसी संस्था से लोन लेती है। तो जैसे सरकार मार्केट बारोइंग कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल या ट्रेजरी बिल बेच करके, या स्मॉल सेविंग अकाउंट PPF अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि वगैरह के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू करके लोन ले लिया, स्टेट प्रोविडेंट फंड से लोन ले लिया, या अदर रिसिट जिसमें आपका इंटरनल डेट यानी देश के अंदर में कर्जा ले लिया। पब्लिक अकाउंट भारत सरकार के खर्चे और कमाई के लिए एक अकाउंट होता है, ठीक है।
और उसके बाद में फिर एक्सटर्नल डेट, जो बाहर के लोगों से, दूसरे देश के लोगों से कर्जा लिया। तो इतने तरीक़ों से सरकार कर्जे ले सकती है जिससे उसको इनकम होती है, रिसिट होती है। ये एक तरीके का बोझ है, लेकिन इसे रिसिट माना जाता है कि हाँ हमारे पास पैसे आए हुए हैं। ठीक है बहन, तो ये हो गया। अब तो टोटल इसमें देखिए कैपिटल रिसिट अगर निकालनी है तो जो बिना कर्जा लिए हुए रिसिट आई है प्लस जो कर्जा लिए हुए रिसिट आई है, दोनों जोड़ दीजिए, है ना। कैपिटल रिसिट दो ही तरीके की होती है, नॉन डेट रिसिट और डेट रिसिट, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कैपिटल रिसिट मिल जाएगी। टोटल कितना पैसा आया, तो भाई रेवेन्यू से कितना पैसा आया प्लस कैपिटल से कितना पैसा आया, यानी कि हमारी क्या होता है, रिसिट जो होती है, इनकम होती है, रेवेन्यू से होती है या कैपिटल से होती है, दोनों को जोड़ दीजिए प्लस ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस, तीन चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। टोटल भारत सरकार की इनकम कितनी हुई, तो टोटल रेवेन्यू से कितना इनकम हुई, टोटल कैपिटल से कितना इनकम हुई प्लस ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस, ये तीनों जोड़ देंगे तो टोटल रिसिट मिल जाती है। फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग करने के लिए डेट रिसिट यूज की जाती है प्लस ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस यूज किया जाता है, प्लस ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस यूज किया जाता है। तो देखो बाकी सब चीज़ें तो हमने अभी तक समझी हुई है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जरा सा जान लेना जरूरी है। ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस क्या होता है, गवर्नमेंट कैश बैलेंस विथ आरबीआई। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अपना एक खाता खोल के रखती है जहाँ पर वो पैसे डिपॉजिट करके रखती है, ठीक है। और मान लो कि उसमें 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने जमा किए हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि हमारे सरकार के पास में पैसे नहीं है, तो उस केस में सरकार इस अकाउंट से पैसा बैलेंस विड्रॉ कर लेती है, बैलेंस विड्रॉ कर लेती है। इसी बैलेंस विड्रॉ को ही फ्रेंड ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस कहते हैं। कैश बैलेंस से पैसा निकालना, ड्रॉ करना, ठीक है, वही बात है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट हैज डिपॉजिटेड विथ आरबीआई फॉर इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पर्पज, ठीक है। तो ये वो पैसा है जो सरकार ने आरबीआई के पास जमा किया हुआ है। जब भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है ज़्यादा, जितना ये कलेक्ट नहीं करती, अगर हमारे पास टैक्स में आता कम है और खर्चा ज़्यादा होता है तो ये कैश बैलेंस निकाल लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, ठीक है। अब आ जाता है पूरा इनकम पार्ट, यानी रिसिट पार्ट कवर हो गया फ्रेंड। एक्सपेंडिचर पार्ट आ जाते हैं, ये बहुत ही सरल है एक्सपेंडिचर पार्ट। एंड एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा क्या होता है, किसी गुड्स या सर्विस को खरीदने के लिए जो पैसा खर्चा किया जाता है, चाहे नगद यानी कैश के रूप में और चाहे उधार के तौर पर, उसे ही खर्चा कहते हैं। दो तरीके का होता है फ्रेंड, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि देखो क्या है मैं बताता हूँ। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता। दो तरीके के खर्चे होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान वो होता है जो प्लान का पार्ट नहीं है। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा, फिर ये सवाल है सर। प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारी 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर के प्लान चलते थे, उनमें मेंशन किया गया कि 5 वर्ष की योजना में हम ये काम करने वाले हैं। जो जो चीज़ें लिखी गई हैं खर्चे के तौर पर, उन्हें प्लान एक्सपेंडिचर कहा गया। जो उसमें नहीं लिखी गई उनको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा गया, ठीक है। अब प्लान एक्सपेंडिचर हो चाहे नॉन प्लान, दोनों दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ही फ्रेंड जो है दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट आर रिड्यूसेस लायबिलिटी, यानी कि रेवेन्यू किसे कहेंगे, जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही लायबिलिटी घटती है। ना तो कोई एसेट नया क्रिएट होगा, ना कोई लायबिलिटी घटती है। देखो रेवेन्यू सिंपल सा समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल, होटल में खाना खा लेना, मोबाइल का रिचार्ज करवा लेना। इसको मोबाइल का रिचार्ज करवाया तो उससे कोई फ़ायदा हुआ आपको? नहीं, ठीक है। तो मोबाइल रिचार्ज हो गया, खाने का अगर आपने खाना खा लिया, बात खत्म हो गई, उससे कोई एसेट ना क्रिएट होगा और ना ही लायबिलिटी घटेगी। तो ये सारे खर्चे फ्रेंड्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, भारत सरकार का इंटरेस्ट की जो सरकार पेमेंट करती है वो आता है, डिफेंस पर जो खर्चा होता है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज अभी आगे देखेंगे, डिफेंस पर जो खर्चा होता है वो कैपिटल खर्चा भी होता है। रेवेन्यू तो होता है, कैपिटल भी खर्चा होता है नॉन प्लान्ड में, ठीक है। कैपिटल क्यों? क्योंकि भाई डिफेंस से अगर मान लीजिए हमें राफेल खरीदा तो एसेट बन गया ना। अगर हमने बंदूकें खरीदी तो एक तरीके का एसेट बन गया, तोप खरीदी एसेट बन गया, तो वहाँ पर भी आता है ये, ओके। उसके बाद में अगर देखें सब्सिडी जो सरकार देती है, खर्चा हो गया। राज्य सरकारों को, यूनियन टेरेटरीज को जो दान किया गया वो भी खर्चा है। पेंशन दिया जाता है, पुलिस पर खर्चा किया जाता है फ्रेंड। ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। नॉन प्लान्ड है, ध्यान देंगे, इनके लिए प्लानिंग नहीं रहती है। तो अगर आपको ये जानना है कि नॉन प्लान्ड कैसे, जैसे पुलिस विभाग को तो खर्चा देना ही देना है, तो फिर नॉन प्लान्ड क्यों है, तो मेन वाले लेक्चर में देखिएगा, वहाँ डिटेल में चर्चा की है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं बताऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में चर्चा का विषय है, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेगा,
वो मैं चाहता नहीं यहाँ पे। इकोनॉमिक सर्विसेज भी आती हैं, यानी कि नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिक सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। अदर जनरल सर्विसेज में जो सरकार के जो लेजिस्लेशन होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है ना, एक्सटर्नल अफेयर, इन सब पे खर्चा करती है। यानी सरकार जो एसडीएम डीएम वगैरह हैं इन पर भी खर्चा करती है, वो भी एक तरीके का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। सोशल सर्विसेज, एजुकेशन पर खर्चा, हेल्थ पर, ब्रॉडकास्टिंग पर खर्चा नॉन प्लान्ड खर्चा है। पोस्ट ऑफिस को जो घाटा हुआ है, पोस्टल डेफिसिट, उसको भी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में लिया जाता है। उसके बाद में NCCF में जो अमाउंट मिली है वो भी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। विदेशी सरकारों को जो दान दिया गया है वो भी जो है आपका किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, जिसकी वजह से या तो एसेट क्रिएट हो जाता है या लायबिलिटी घट जाती है। या तो कैपिटल क्रिएट हो जाता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो एसेट बन जाता है या लायबिलिटी घट जाती है। एसेट प्लस होगा या लायबिलिटी माइनस होगी तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, जैसे डिफेंस पर खर्चा। अगेन देखिए, मैंने डिफेंस आपको रेवेन्यू में भी दिखाया और डिफेंस कैपिटल में भी है, ठीक है। उसके बाद में लोन जो पब्लिक एंटरप्राइज को दिया गया है, लोन जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, लोन जो फॉरेन गवर्नमेंट को और अदर्स, ये सारे जितने भी लोन हमने दिए वो सारे के सारे फ्रेंड्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। ओके, तो डिफेंस हो गया, लोन टू पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, फॉरेन गवर्नमेंट को, इन सबको जो लोन दिया जाता है फ्रेंड्स हमारी तरफ से, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि इसकी वजह से सरकार का एसेट बनता है ना, एसेट बन जाएगा। क्योंकि जैसे बैंक लोन देता है तो उसका एसेट क्रिएट हो जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एसेट क्रिएट हो जाता है। साथ साथ अदर नॉन प्लान कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर भी इसी के एग्जाम्पल में ही आते हैं। अगर हमें टोटल खर्चा निकालना है कि भाई नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, तो रेवेन्यू वाला नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल वाला नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपस में जोड़ दीजिए, तो टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ है ये पता चल जाएगा। फिर आता है प्लान एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि ये जो हमारे कंट्री का पंचवर्षीय योजना चल रही है, करंट पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें उसके बारे में मेंशन होना चाहिए, है ना। वो खर्चे जो मेंशन हैं किसके में, कहाँ पे, कंट्री के करंट 5 ईयर प्लान में। कंट्री के 5 ईयर प्लान में अगर जो है मेंशनड है तो उसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी जो है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ओके, तो अगर पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि हाँ ये खर्चा करना है तो उसे फ्रेंड्स प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। अगेन ध्यान रखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिससे या तो एसेट क्रिएट होगा या तो लायबिलिटी घटेगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिससे ना तो एसेट क्रिएट होता है और ना ही लायबिलिटी घटती है, कुछ नहीं होता, इनमें दोनों से कुछ नहीं होता, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो तरीके के एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल में करंट सेंट्रल प्लान, सेंट्रल का असिस्टेंट यूनियन और स्टेट को, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान होता है जिसमें केंद्र सरकार अपना 5 वर्ष की योजना का टारगेट पूरा करना चाहती है और राज्य और यूनियन टेरिटरीज को सहायता दी जाती है जिससे वो अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। ठीक उसी तरीके से जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फ्रेंड, वो भी दो तरीके का होता है। यहाँ पर भी सेंट्रल प्लान है और जो है सेंटर का असिस्टेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है, ध्यान देंगे आप, यहाँ पर दोनों सेम है। देखिए, प्लान एक्सपेंडिचर दो तरीके के, रेवेन्यू और कैपिटल टाइप का। उसके बाद में रेवेन्यू में भी सेंट्रल प्लान है और सेंट्रल असिस्टेंस थ्रू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और कैपिटल में भी है। फ़र्क क्या आएगा सर? फ़र्क यही आएगा कि ऐसा खर्चा जिससे ना तो एसेट बने ना लायबिलिटी घटे तो उसे रेवेन्यू कह दीजिएगा, और ऐसा खर्चा जिससे एसेट बने या लायबिलिटी घटे तो उसे कैपिटल कह दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर देखें प्लान एक्सपेंडिचर टोटल अगर करना है तो कैसे निकलेगा? रेवेन्यू पे कितना खर्चा हुआ और कैपिटल में कितना खर्चा हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए, निकल आएगा। टोटल खर्चा निकालना है तो टोटल नॉन प्लान के तहत कितना खर्चा किया आपने प्लस टोटल प्लान के तहत कितना खर्चा किया, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। आगे अगर देखें तो भाई ये जो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन, इसको हटा दिया गया 2017-18 से, बंद कर दिया गया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन है? CR रंगराजन की कमेटी की रिकमेंडेशन, इसको बंद ही कर दिया गया। अब इसे कैपिटल और रेवेन्यू स्पेंडिंग के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि अब जो खर्चे हैं उसको प्लान्ड और नॉन प्लान्ड में नहीं बांटते। अभी तो क्या है, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड है, चूँकि हट गया है लेकिन अब सिलेबस में दिया है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज अब जो नया डिमार्केशन उसमें प्लान्ड में और नॉन प्लान्ड में कैपिटल और रेवेन्यू ये हटा दिया उन्होंने सीधे कह दिया कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिंपल या तो रेवेन्यू है या तो कैपिटल है।
ये कर दिया उन्होंने। पहले क्या था, जो एक्सपेंडिचर था वो दो तरीके था, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड, और फर्दर जो है वो दोनों ही कैपिटल और रेवेन्यू में बढ़ते थे। ये पूरा बाइफर्केशन हट करके ये आ गया श्री रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। बात करनी है डेफिसिट कॉन्सेप्ट पर फ्रेंड्स, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रेवेन्यू इनकम कम हो तो उसे जो है फ्रेंड्स रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू इनकम से, रेवेन्यू रिसिट से, तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर निकालना है तो उसके लिए कुछ मत करिए, जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से ऐड इन ग्रांट इन ऐड है ना, माइनस ग्रांट्स इन ऐड, ग्रांट इन ऐड, इसको घटा दीजिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट इन ऐड को घटा दिया जाता है फ्रेंड, तो ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। कौन सा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है फ्रेंड, फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल कितना खर्चा सरकार का है, टोटल कितनी कमाई सरकार की है, और जो कमाई है उसमें बारोइंग नहीं शामिल करते, उधारी जो हमने ली है उसको शामिल नहीं करते मतलब इनकम में। ध्यान दें, टोटल सरकार का खर्चा माइनस टोटल सरकार की इनकम, लेकिन इनकम में बारोइंग नहीं लेते, जो उधारी है उसको हम नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वित्तीय घाटा कहते हैं। देन आ जाता है लास्ट बात प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो प्राइमरी डेफिसिट अगर निकालना है आपको, तो जो भी फिस्कल डेफिसिट है उसमें से जो है इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे फ्रेंड्स, तो निकल आएगा प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर घटा देंगे तो हमारा निकल आता है प्राइमरी डेफिसिट। तो फार्मूले याद रखें, आंसर कर पाएंगे। ओके, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स हमारा ये पूरा जो है समराइजेशन कवर हो जाता है। एक बार पढ़ाते हैं सर इसमें, है ना, सिर्फ एक बार, और दूसरा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं रहता है, इसलिए जो है थोड़ा सुपरफ्लुअस जैसा, ऊपर सतही तौर जैसा लगता होगा कि हाँ ऊपर देखते हुए चल रहे हैं, पर ठीक है, इस पैटर्न का यही मतलब ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।